बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब हम डिस्कस करेंगे इस्तिस्ना के रूल्स, इसके जनरल रूल्स क्या हैं और इस्तिस्ना के एसेट से मुतालिक रूल्स क्या हैं, प्राइस से मुतालिक रूल्स क्या हैं, डिलीवरी से मुतालिक रूल्स क्या हैं, वर्किंग से मुतालिक रूल्स क्या हैं। इस स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जनरल रूल ये है कि इस्तिस्ना इज इफेक्टेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इस्तिस्ना मैन्युफैक्चरिंग गुड के ऊपर ये ये इफेक्टेड होगा। एक चीज़ ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, ऑलरेडी अपनी शेप में मौजूद है, तो उसके ऊपर इस्तिस्ना एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर टू, स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड मस्ट बी अनएम्बिगियस। ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो, क्या चीज़ बनानी है और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सेलर और बायर के दरमियान में। सेलर जो है वो इस्तिस्ना का आइटम का ऑर्डर देने वाला है, ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर है, और ये ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर है, और जो ये सॉरी जो जो बायर है वो ऑर्डरर टू मैन्युफैक्चर है, वो ऑर्डर कर रहा है कुछ चीज़ बनाई जाए, और सेलर एक्चुअली मैन्युफैक्चर है जो कि मैन्युफैक्चर करेगा ऑर्डर के मुताबिक और फिर बायर को बेचेगा। पेमेंट में बी मेड इन एडवांस, इन इंस्टॉलमेंट और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। किसी टाइम के ऊपर भी पेमेंट आप म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, किस टाइम पे किस तरह से प्राइस को पे किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल है। सलम की तरह नहीं है कि 100% फुल एडवांस पेमेंट होगी, और इसमें ये भी शर्त नहीं है मुराबाहा की तरह कि भाई कॉस्ट भी बताओ और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना ले रहे हो ये भी बताओ। इसी तरह इस्तिस्ना उन आइटम के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है जिनके अंदर उधार जायज़ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो कि रिबाउल हदीस के अंदर आती हैं, हैंड टू हैंड एक्सचेंज होती हैं, तो उसके अंदर भी इस्तिस्ना जायज़ नहीं है, इसलिए कि उसमें दोनों चीज़ें, दोनों कमोडिटीज़ को हैंड टू हैंड एक्सचेंज करना ज़रूरी है। और इस्तिस्ना के अंदर ऑब्वियसली उधार होता है, चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, और पहले वो फिर वजूद में आती है, वो मैन्युफैक्चर होती है, अपनी फॉर्म में आती है, और फिर उसके बाद डिलीवर की जाती है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ के ऊपर इस्तिस्ना एक्सेप्टेबल नहीं है। और रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरर का होगा, इसलिए कि रॉ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरर का नहीं हुआ तो फिर ये इजारा बन जाएगा कि बायर ने खुद रॉ मटेरियल दे दिया और मैन्युफैक्चरर से कहा कि इसको आप चीज़ बना के दे दें, तो फिर एक्चुअल में तो वो इजारा हुआ कि वो उजरत के ऊपर इसको काम करके दे रहा है। एसेट्स से मुताल्लिक इसके इस्तिस्ना के रूल क्या हैं? तो इस्तिस्ना जायज़ है दोनों चीज़ों के अंदर, होमोजीनियस चीज़ों के अंदर भी और यूनिक और हेटेरोजीनियस एसेट्स के अंदर भी, दोनों चीज़ों के अंदर इस्तिस्ना जायज़ है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं सलम के साथ, सलम के अंदर ऐसी चीज़ों के ऊपर इस्तिस्ना करना जायज़ नहीं है कि जिसके अल्टरनेट मार्केट में मौजूद ना हो। तो इस्तिस्ना जो है यहाँ पर सलम के मुकाबले में मुख्तलिफ है कि यहाँ पर अगर होमोजीनियस चीज़ हो तब भी एक्सेप्टेबल है, और अगर हेटेरोजीनियस हो और यूनिक किस्म की कोई चीज़ हो तब भी एक्सेप्टेबल है। तो इस्तिस्ना पहले ही कोई चीज़ मौजूद है, बनी हुई है और मुकम्मल है, तो उसके ऊपर इस्तिस्ना जो है वो जायज़ नहीं होगा। बल्कि उसको ऑर्डर के मुताबिक उसको जब डिज़ाइन किया जाएगा तो फिर ये इस्तिस्ना बनेगा, यानी ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में ऑब्वियसली एक चीज़ यूनिक है, वो तैयार हो गई, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि कोई बिल्डिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई कोई हाउस की कंस्ट्रक्शन है, कोई अपार्टमेंट्स हैं, कोई व्हीकल हो सकती है, कोई गारमेंट्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट है, फर्नीचर है, बहुत वैरायटी है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। और ऑब्वियसली जो चीज़ कंस्ट्रक्ट होगी तो उसके अंदर कमती ज़्यादती का एक हद तक इम्कान मौजूद होगा। मुमकिन है वो कलर्स मार्केट में ना मिल रहे हों, मुमकिन है वो
वो उस क्वालिटी का मटेरियल मार्केट में ना मिल रहा हो, या मुमकिन है वो चीज़ उस अंदाज़ में तैयार होने में कोई कसर रह गई हो, या उससे बेहतर तैयार हो रही हो, या जो कॉस्ट है वो ज़्यादा महँगी पड़ गई हो, मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकते हैं, तो मुमकिन है कि 100% एग्ज़ैक्टली वो चीज़ ना मिले। तो ये बात, इसमें गुंजाइश है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ मे एग्री ऑन अ सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशन और टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन मीटिंग द एग्रीड स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्या इस हद तक इसके अंदर यानी कमती ज़्यादती की गुंजाइश आपस में होगी। एग्ज़ैक्ट उस किस्म की चीज़ का होना ये ज़रूरी नहीं है। ये लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इस मैटर को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। प्राइस के एतबार से क्या रूलिंग है? इस्तिस्ना की जो प्राइस है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डिटरमाइन होना ज़रूरी है और एग्रीड अपॉन होना चाहिए। डिटरमाइन हो, नोन हो, एग्रीड अपॉन हो, जिस वक़्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें एम्बिग्यूइटी नहीं होनी चाहिए। जब चीज़ बन जाएगी तो हम डिसाइड कर लेंगे कितने की है। अभी तो पता ही नहीं क्या बनेगा, कैसी बनेगी। लेकिन प्राइस ज़रूर आपस में एग्रीड अपॉन हो, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये चीज़ इतनी प्राइस की है। और ये प्राइस कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, सर्विस में भी हो सकती है। तीनों शक्लों के अंदर ये कंसिडरेशन पे हो सकता है। और पेमेंट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑन स्पॉट हो सकती है, फुल पेमेंट एडवांस हो सकती है और प्रोग्रेसिव हो सकती है, डेफर हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पे हो सकती है, बलून पेमेंट हो सकती है कि आहिस्ता-आहिस्ता पेमेंट देते रहे और आखिर में आके एक बड़ा चंक दे दिया। और बुलेट पेमेंट हो सकती है, पहले कुछ भी नहीं दिया और आखिर में डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवरी का टाइम आया उस वक़्त में सारी की सारी पेमेंट कर दी। या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं या वेरिएबल इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, कोई भी शक्ल इसकी हो सकती है। इसका ये यानी सलम की तरह नहीं है कि आपको फुल 100% एडवांस पेमेंट आपको देनी है, ऐसा नहीं। अलबत्ता जो भी मोड इख्तियार करें, ये आपस में एग्रीड अपॉन होना चाहिए कि किस मोड के ऊपर ये पेमेंट होगी, ताकि गरर ना हो और ताकि जो है वो डिस्प्यूट ना हो। अभी डिलीवरी नहीं हुई और मालूम हुआ कि जो रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है या उस किस्म का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, इस किस्म की कोई भी चीज़ें मालूम हो सकती हैं। तो उस सूरत में जब तक डिलीवरी नहीं हुई, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ प्राइस के अंदर प्राइस को रिवाइज़ किया जा सकता है। प्राइस को चेंज किया जा सकता है रिवाइज़, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। और प्राइस को डिलीवरी के बाद भी रिवाइज़ किया जा सकता है, बशर्ते कि म्यूचुअल कंसेंट हो और वजह ये हो कि क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर गुड इज़ नॉट एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कि वो जो चीज़ थी, वो जिस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करनी थी, वो उसके अंदर वेरिएशन थी, या तो वो उससे इंफीरियर थी या उससे सुपीरियर थी। तो फिर इस सूरत के अंदर इसकी इसकी क्वालिटी चूँकि वैरी कर रही है, तो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर भी प्राइस को चेंज किया जा सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चर गुड है, वो जो है जो स्टैंडर्ड था उससे वैरी कर रही है। अगर मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़ गए, तो वो मैन्युफैक्चरर ही, जो कि सेलर है एक्चुअली, वही इसको बेयर करेगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे कोई चीज़ इसको इम्पोर्ट करनी पड़ गई और जो है इम्पोर्ट के चार्जेस बढ़ गए, कोई ख़ास किस्म के टैक्सेस इसको लग गए, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसको महँगा पड़ गया, या करेंसी के अंदर जो है वो फॉरेन फॉरेन करेंसी जो है वो चेंज हो गया, उसकी वजह से इसको चीज़ एक्सपेंसेस जो आए, वो मैन्युफैक्चरर ही इसको बेयर करेगा, ठीक है? हाँ, इल्ला ये कि कुछ चीज़ पहले ही से आपस में डिसाइड कर लें ये लोग आपस में कि अगर ये जो वेरिएशन आएगी, इसको जो है वो इसको जो है वो जो बायर है, वो उसको कंपनसेट करेगा, ये पहले ही म्यूचुअली एग्रीड हो तो समथिंग एल्स, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेलर यानी मैन्युफैक्चरर यही इस किस्म के जितने भी वेरिएशन आएगा, इसको यही बेयर करेगा। अलबत्ता जो भी प्राइस आपस में एग्रीड हुई, एग्रीड हो गई और डिलीवरी हो गई और पेमेंट लेट हो गई, जिस वक़्त पेमेंट आपस में म्यूचुअली एग्री हुआ था कि इस टाइम पे पेमेंट होगी, लेकिन उस टाइम पे पेमेंट ना हुई और पेमेंट डिले हो गई,
तो उस सूरत में एक्स्ट्रा चार्ज करना, उस सूरत में एक्स्ट्रा चार्ज करना, उस सूरत में प्राइस को रिवाइज़ करना, एक्स्ट्रा चार्ज करना जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि ये ये सूद बन जाएगा। ठीक है? चीज़ बिक गई है, पेमेंट ये तय हो गई है, ठीक है? अब इस प्राइस को बदलना, डिलीवरी हो गई, इस प्राइस को बदलना, अब ये जो है वो इसको चेंज करना और लेट होने की वजह से प्राइस को मज़ीद अप कर देना, पेमेंट को इंक्रीज़ कर देना, तो ये टेंट अमाउंट टू सूद होगा। वर्क और डिलीवरी से मुताल्लिक क्या रूलिंग्स हैं कि सेलर जो कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है, वो खुद भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकता है और आगे इसको आउटसोर्स भी कर सकता है, किसी और को भी आगे ऑर्डर देकर इन चीज़ों को बनवा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता परचेज़र ये कंडीशन इम्पोज़ कर सकता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेगा और अगर मैन्युफैक्चरर उसको इस कंडीशन को मान लेता है, तो उसको खुद वो चीज़ मैन्युफैक्चर करनी होगी, ये आगे आउटसोर्स नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपस में तय नहीं होती औ और मार्केट प्रैक्टिस भी ऐसी है कि कुछ चीज़ें खुद बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें आउटसोर्स की जाती हैं, तो उस सूरत के अंदर या पहले ही एग्रीड था कि इसको ये आउटसोर्स करके बनवा देंगे, तो इसकी गुंजाइश मौजूद होगी। लेकिन अगर जो बायर है, वो कंडीशन इम्पोज़ कर देता है कि मैन्युफैक्चरर ने खुद इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो उस सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरर ही इसको मैन्युफैक्चर करेगा, अदरवाइज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो मैन्युफैक्चरर है, एक्चुअली जो कि सेलर है, मैन्युफैक्चरर जो कि सेलर है, ये खुद ही रॉ मटेरियल खरीदेगा और रॉ मटेरियल से लेकर फर्निश्ड गुड होने तक वो जो एसेट है, चाहे रॉ मटेरियल की फॉर्म में, चाहे फर्निश्ड गुड की फॉर्म में, ये ये मैन्युफैक्चरर ही की ओनरशिप में शुमार किया जाएगा। जब तक कि वो टाइम नहीं आ जाता जिस टाइम के ऊपर डिलीवरी करनी है। उस टाइम से पहले-पहले ये चीज़ ज़ाया हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है किसी भी किस्म का, तो ये इस नुकसान की ज़िम्मेदारी मैन्युफैक्चरर के ऊपर आएगी। यानी मैन्युफैक्चरर ही इस नुकसान को बेयर करेगा। और वो टाइम आ जाए मैन्युफैक्चरर ने अपनी चीज़ को बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1st ऑफ जुलाई को डिलीवरी करनी थी और मैन्युफैक्चरर ने 1st ऑफ जुलाई को ऑफ़र कर दिया और नोटिस भेजा कि भई आप अपनी चीज़ को यहाँ से उठा लें, चीज़ तैयार है। और जो बायर था, उसने नेग्लिजेंस शो की, उसने डिले किया अननेसेसरीली और उस चीज़ को नहीं उठाया, तो अब ये चीज़ चूँकि टाइम के ऊपर करती थी डिलीवरी को ऑफ़र करती थी मैन्युफैक्चरर ने और बायर ने ही इस चीज़ को नहीं उठाया, तो अब जो भी लॉस होगा, वो बायर का शुमार होगा। यानी अब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अलबत्ता ये जो ओनरशिप जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये दोनों सूरतों में हो सकती है। कब्ज़े हक़ीक़ी भी हो सकती है जिसको फिज़िकल पोज़ीशन जो बायर खुद उस चीज़ को उठा कर ले जाए, तो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है कि महज़ उस चीज़ को एक तरफ अलग कर दिया जाए और बायर बोले कि ठीक है मैंने इसको अपनी ओनरशिप में ले लिया। दोनों सूरतों के अंदर अब ये बायर की ओनरशिप में चली गई है, किसी भी किस्म का यानी रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो बायर की तरफ चला गया। अब मैन्युफैक्चरर एक टाइम फिक्स हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल 1st ऑफ जून और मैन्युफैक्चरर ने उस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ पहले बना दिया, 16th ऑफ मई को उसने वो चीज़ तैयार कर दी। अब वो ऑफ़र करता है कि भई आपकी चीज़ तैयार है, आप चाहें ले जाना चाहें तो आप ले जाएँ। तो जो बायर है उस उसके लिए जायज़ है कि उसको वक़्त से पहले उस चीज़ को ले ले, म्यूचुअल कंसेंट के साथ। लेकिन अगर वो कहता है कि ठीक है, ये मैंने ले लिया, उसने ऑफ़र किया, उसने कहा कि ठीक है, ये मैंने इसको ले लिया, आप इसको अलग कर दें, इसको बाकी सामान से अपने अलग कर दें या उसे फिज़िकल पोज़ीशन में ले लिया या कंस्ट्रक्टिव पोज़ीशन में ले लिया, दोनों सूरतों के अंदर अब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अब ज़िम्मेदारी बायर की होगी। अलबत्ता अगर बायर ना ले इसको और वो कहे नहीं मैं तो अपने टाइम पर ही इस चीज़ को लूँगा, तो फिर ये स्टिल जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक्चुअली सेलर है, उसी की ओनरशिप में ये चीज़ रहेगी, यानी उस डेट ऑफ डिलीवरी जो कि आपस में एग्रीड थी।
और चीज़ तैयार थी और बायर ने डिले किया, तो फिर ये जो सेलर है यानी मैन्युफैक्चरर, इसकी हैसियत कस्टोडियन की होगी। यानी उस चीज़ की उसका सेफ कीपर होगा, उसकी उसकी कस्टोडियन में होगी, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर अमानतन उसके पास ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर अमानत अमानत के उसूल अप्लाई होंगे। गोया कि अब इनके दरमियान अमानत का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और लिहाज़ा अगर कोई चीज़ ज़ाया हो गई, तो फिर इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। बशर्ते कि मैन्युफैक्चरर कोई मिसकंडक्ट ना करे और कोई नेग्लिजेंस ना करे। तो किसी हादसाती तौर पर चीज़ ज़ाया होती है, या चोरी होती है, तो अब इसके ऊपर जो है वो जो मैन्युफैक्चरर यानी सेलर, अब वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि ये लॉस बायर को शुमार किया जाएगा। इसके साथ-साथ फर्स्ट जैसे हमने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1st ऑफ जून 1st ऑफ जून को जो है डिलीवरी करनी थी, लेकिन बायर ने उस चीज़ को नहीं उठाया और उस चीज़ को रखने की वजह से किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कोई रेंट जा रहा है, ठीक है? या कोई लेबर आ रही है, लेबर को उसको शिफ्टिंग करने में या चार्जेज़ आ रहे हैं, कोई किसी भी किस्म के चार्जेज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर वो चार्जेज़ अब बायर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएँगे, बायर उन चार्जेज़ को बेयर करेगा। और अगर मैन्युफैक्चरर ने यानी सेलर ने इस सेलर ने डिले किया, 1 जून को डिलीवरी करनी थी और उसने जो है वो 15 जून को डिलीवरी की, इसने डिले किया और जो बायर था, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आगे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, मुराबाहा का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, सॉरी मुराबाहा कह रहे हैं, उसने जो है वो सॉर्ट ऑफ सलम का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था या उसने आगे किसी पार्टी से प्रॉमिस किया हुआ था। तो इसने डिले किया, इसके डिले की वजह से उसको जो लॉसेस बेयर करने पड़े, तो फिर ये जो लॉसेस है वो ये मैन्युफैक्चरर ये इसको बेयर करेगा, जो जेन्युइन लॉसेस होंगे। और अगर इस्तिस्ना एसेट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ना हुआ, तो तो बायर को 3 ऑप्शंस बायर के पास होंगे। 3 ऑप्शंस एक्सरसाइज़ कर सकता है। नंबर 1, ये कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर दे और साफ कह दे कि मुझे ये डिलीवरी नहीं चाहिए। लेकिन वेरिएशन ये मेजर किस्म का वेरिएशन होना चाहिए। मामूली वेरिएशन तो ऑब्वियसली यानी कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक चीज़ों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होगा, जिसको हमने कहा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ उसको आपस में तय कर लेंगे। लेकिन अगर मेजर वेरिएशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर सकता है और डिलीवरी को रिजेक्ट कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिलीवरी को जिस हाल में भी है वो एक्सेप्ट कर ले और जो प्राइस थी उसी प्राइस के ऊपर उस डिलीवरी को जिस हाल में भी है वो एक्सेप्ट कर ले। और तीसरा ऑप्शन ये है कि रिवाइज़्ड टर्म्स के साथ इसको एक्सेप्ट कर ले कि मसलन चीज़ इंफीरियर है, तो वो प्राइस के अंदर कंसेशन ले ले। या चीज़ अभी नहीं बनी है, मज़ीद टाइम चाहिए तो टाइम के अंदर एक्सटेंशन दे दे, कि वो चीज़ उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ जाए, उस स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाए, जो कि आपस में एग्रीड। तो 3 ऑप्शन होंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर दे और डिलीवरी से मना कर दे और इस सूरत के अंदर इसने अगर एडवांस पेमेंट की है तो वापस लेने का इसको हक होगा, या जो भी पेमेंट की है वापस लेगा और एक्सेप्ट कर ले, जैसी है वैसी है की बुनियाद के ऊपर, और जो पेमेंट की थी वही उसके ऊपर राज़ी हो जाए तब भी एक्सेप्टेबल है। और चाहे तो अ अ, तो मज़ीद टाइम दे दे कि मज़ीद इसको टाइम लेने के बाद इसको जो है वो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाए और रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर इसको लेकर आ जाए। या ये है कि इस बात पे आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए कि कुछ प्राइस के अंदर जो है वो कंसेशन हो जाए। 3 ऑप्शन। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ऑप्शंस हैं कि अगर वो चीज़ टाइम पर नहीं बन सकी, फर्स्ट ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 15 जून को बननी थी और डिलीवर करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो चीज़ नहीं बन सकी, किसी वजह से वो चीज़ तैयार नहीं हो सकी, तो फिर मैन्युफैक्चरर के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर दे और उसकी जो पेमेंट है वो वापस कर दे। और दूसरा ये भी कर सकता है कि वो जिस हालत में भी वो चीज़ मौजूद थी, ठीक है? हाफ कुक थी, पूरी चीज़ तैयार नहीं थी और वो बायर से कहता है कि आप जिस हाल में भी ये चीज़ मौजूद है, आप ये मुझको बेच दें या आप ये चीज़ मुझको मुझको यानी उस चीज़ को वो खुद ले लें, ठीक है? और वो बायर को उसकी यानी बायर से इसको सौदा कर लें। इसी तरह इस्तिस्ना के अंदर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी पैरेलल। वो बशर्ते कि एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे दूसरे के ऊपर को इफ़ेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है? टाइड अप ना हो। मसलन श्योरिटी के तौर पर जो बायर है, वो श्योरिटी के तौर पे ये कर सकता है कि बायर और सेलर दोनों के लिए ऑप्शन है कि कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख सकते हैं या इसका जो है वो अ, तकाफुल भी करवा सकते हैं या बाहम सिक्योरिटी भी रख सकते हैं रहन कोलेटरल की फॉर्म में। हामी जिद्दिया भी ले सकते हैं, यानी कुछ यानी टोकन मनी भी ले सकते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरर है कुछ टोकन मनी रख ले अपने पास कि भई अगर आप जो है आप मुझसे जो है ये चीज़ें मुझसे खरीदेंगे अगर मैं आपके लिए बना देता हूँ। और अरबून भी रख सकते हैं यानी एडवांस पेमेंट कि कुछ पेमेंट एडवांस हो गई है और बाद में जब हम डिलीवरी करेंगे वो उसका हिस्सा बन जाएगी। तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर हो सकते हैं।